Hello students, welcome to our polity lecture series. In today's class, we will talk about the sources of Indian Constitution. दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इससे देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, जब संविधान सभा कार्यरत थी, मतलब 1946 से 1949 के बीच में जो पीरियड था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का, उस बीच हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो उस टाइम दौरान जो भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती थी, जो भी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था, उनसे उन्होंने गो थ्रू किया और बहुत सारी चीज़ों से वहाँ इंस्पिरेशन ली और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियनाइज फॉर्म में, एज पर बेनिफिट ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, उसको उन्होंने उसमें प्लेस किया। ओके, तो आइए देखते हैं ऐसे क्या क्या चीजें थी, क्या क्या एलिमेंट्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, या डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये एक तरीके से बेस का काम करता है हमारे संविधान के लिए। लाइक जैसे हम घर बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए रहते हैं, तो उस तरीके से एक ये हमारे रॉ मटेरियल था हमारे संविधान के लिए। ओके, मतलब कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, तो वही चीज है ये। अगर हमें जब संविधान बना रहे थे, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखा। ओके, फिर इसी को हम धीरे धीरे इवॉल्व करते 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 उसको हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रूप दे दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं। सबसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सेंटर और स्टेट्स। दूसरा, आइडिया ऑफ गवर्नर। ओके, जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जो हमारे स्टेट्स में प्लेस्ड होते हैं, वो भी यहीं से आया। तीसरा, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। ओके, चौथा, देखिए फेडरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे अभी लेक्चर्स में देखेंगे अपने। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, फेडरलिज्म मीन करता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग स्टेट एंड सेंटर। इक्वल डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए सेंटर और स्टेट में, उसी को ये फेडरलिज्म बोलते हैं। आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आइडिया ऑफ इमरजेंसी। ओके, आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ फेडरल कोर्ट। ओके, ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया। ओके, सेकेंडली, सेकेंड सोर्स हमारा था यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से देखते हैं हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की। सबसे पहला जो हमने यहाँ अडॉप्ट किया, दैट इज फॉर्म ऑफ आवर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने यूके से अडॉप्ट किया है। दूसरा अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। ओके, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हम आगे फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे आर्टिकल 14 में। वहां पे बात करते हैं हम इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, मतलब कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। ये रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हमारा यूके कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तीसरा, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, सिंगल सिटीजनशिप मीन्स कि हम सिटीजन हैं अपने देश के, इंडिया के, ना कि यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के। ओके, तो हम रेसिडेंट हैं यूपी के, बट हम सिटीजन कहाँ के हैं? इंडिया के। ठीक है, अनलाइक यूएस। यूएस में क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप होती है, आप स्टेट की भी सिटीजनशिप लेते हो, साथ साथ कंट्री की सिटीजनशिप। तो यहाँ पे हमारा सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यूके से अडॉप्ट किया है। चौथा, सिविल सर्विसेज, जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हो। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
रिट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, उसमें हम टाइप ऑफ रिट्स देखेंगे, रिट्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी रिट्स होती हैं। ओके, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द लोअर हाउस, हमारे केस में लोकसभा। ओके, इलेक्शन प्रोसेस इसको कर लीजिए, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स टू द लोकसभा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से ली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, सिविल सर्विसेज, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिट्स पावर ऑफ द कोर्ट एंड इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स टू द लोअर हाउस, इन आवर केस दैट इज लोकसभा। ओके, तो ये हो गया। अब तीसरा अब हम लोग देखते हैं, यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ, यूएसए से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया। सबसे पहले आइडिया ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल प्रस्तावना, जो हमारा पहला चैप्टर होगा जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमने यूएस से अडॉप्ट किया। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तीसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब अंडर एवरी सर्कमस्टांसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हम सबको इक्वल ही ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है हम किसी एक को उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में अलग ट्रीट करें, एक को हम ज्यादा बेनिफिट दें, एक को हम जो है उसके लिए लीनियंट हो जाएं, एक पे हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को हमने अडॉप्ट किया है यूके से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया है यूएस से। ओके, आगे बात करें, वाइस प्रेसिडेंट to be the presiding officer of the upper house। ओके, लाइक यूएस का जो अपर हाउस होता है सीनेट, उनका भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट हमारा भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। हमारा अपर हाउस कौन है? राज्यसभा। ओके, टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या अपर हाउस, 6 साल का पीरियड होता है राज्यसभा में, अपर हाउस में मेंबर का। सिमिलरली सीनेट में भी जो यूएस का अपर हाउस है, उनका भी मेंबर जो है, टर्म्स ऑफ मेंबर है वो 6 साल है। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आपका यूएस से है। और क्या चीजें हैं यहाँ पे? आई थिंक ये चीजें हमने यूएस से, इतनी चीजें हमने यूएस से अडॉप्ट की हैं। इसके अलावा फिर हम कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, उसको देख लेते हैं। नंबर 4, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया है? सबसे पहले डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने यहाँ से अडॉप्ट की है। दूसरा, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसको भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट, कनाडा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा, रेसिडुअरी पावर्स आर vested
इन द सेंटर। देखिए रेसिडरी पावर्स मीन्स कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर शेड्यूल 7, उसमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें सब्जेक्ट्स को हमने 3 लिस्ट में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ओके, तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन है जिसपे केवल यूनियन दैट इज सेंटर वो कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे राज्य कानून बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों को पावर है, उसमें सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं वो रेसिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं। वो किसके पास है? वो सेंटर के पास है। तो ये चीज हमने अडॉप्ट की कनाडा से। ओके, इसके बाद अगर बात करें हमने अडॉप्ट किया ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट की, उसमें से कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने इसी ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किया है। कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सो दैट सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट्स ना हो, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। और जो हमारा आर्टिकल 301 है वो एज इट इज हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। आर्टिकल 301 ये क्या कहता है? ये कहता है फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये हमने एज इट इज हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। इसके बाद यूएसएसआर, यूएसएसआर से हमने क्या अडॉप्ट किया है? यहाँ से हमने अडॉप्ट किया है जो हम अभी प्रियम्बल में देखेंगे, जस्टिस जो हमारा है, जस्टिस कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है। ओके, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम आगे अभी आर्टिकल 51A में हम देखेंगे अपने संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है। इसके बाद फ्रांस, फ्रांस से इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है। एक और इंपॉर्टेंट आपका बच जाता है, दैट इज जर्मनी, और टू बी मोर प्रिसाइज जर्मनी नहीं हम उसे कहेंगे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ओके, तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी और जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है? देखिए वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर जर्मनी हम बोलते हैं उस पीरियड को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का पीरियड और 1933 के पीरियड से पहले, मतलब 1918 के बाद से लेकर के 1933 के पीरियड से पहले। 1933 में क्या हुआ? राइज ऑफ नाजिज्म हुआ। ठीक है, तो ये जो बीच का पीरियड है 18 से 33 के बीच का, उस पीरियड को हम कहते हैं वीमर जर्मनी। ओके, तो इससे हमने क्या लिया? emergency power, emergency powers to be vested in the center। ओके, अगर इमरजेंसी लगती है तो सारा अधिकार किसके पास चला जाएगा? सेंटर के पास चला जाएगा। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान हम फंडामेंटल राइट्स पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, वो भी हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करके अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें प्लेस किया। ओके, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।